जैसा अखिलेश आपने कहा कि डॉक्टर जोशी के लिए 2 शब्द कहना हम जैसों के लिए तो बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि डॉक्टर जोशी मेरे लिए तो ख़ास करके पिता तुल्य हैं। और पिता जो होता है वो पिता तुल्य, गुरु जो होता है वो पिता की भूमिका में होता है। तो डॉक्टर जोशी के लिए तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि जो आपका गुरु हो उसके लिए, आपके लिए जो मैंने बचपन से जो 2 लाइन सीखी थी या कि वो मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत खूब। इसके अलावा जोशी जी को मैंने बचपन से देखा है, और जोशी जी, हाँ, मेरे बचपन से, मैंने अपने बारे में कहा कि मैंने अपने बचपन से देखा है। और जोशी जी को आज यहाँ पे आए हैं तो मैं इसको एक आशीर्वाद स्वरूप समझती हूँ कि जोशी जी यहाँ आए। जोशी जी के बारे में अखिलेश ने कहा, लेकिन उससे ज़्यादा जोशी जी एक जिसे कहते हैं ना 360 डिग्री कंप्लीट मैन, 360 डिग्री कंप्लीट गुरु, 360 डिग्री कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। इनके तमाम रूप हैं, चाहे वो विज्ञान का रूप, एक विज्ञान के शिक्षक का रूप हो, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का रूप हो, या HRD मिनिस्टर का रूप है, या एक इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी हो उस पर उनका जो एक विचार हो, तो जिसे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्तित्व का जो विस्तार होता है वो विस्तार जोशी जी का है। ऐसा विस्तार है जिसे आप गुरु, शिक्षक, पिता तुल्य, आप जिस भी नाम से पुकारें वो है। तो ये आइसम्स का और BAG नेटवर्क का, न्यूज़ 24 का, E24 का, दर्शन का, रेडियो धमाल का, सबका ये अहोभाग्य है कि जोशी जैसे, श्री मुरली मनोहर जोशी जैसे महान शिक्षाविद इस दीक्षांत समारोह में हमारे आज इस कार्यक्रम को वो कर रहे हैं, हमारे अतिथि हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका आशीर्वाद हमारे सब पर रहे, यही कामना है। शुक्रिया अनुराधा जी। और इस दीक्षांत समारोह की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आज बैचलर इन मास कम्युनिकेशन और मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री मिलने वाली है, अपनी सीट पे खड़े हो जाएं। अनुराधा जी आपको एक शपथ दिलाएंगे। ये मीडिया इंस्टीट्यूट है और इस मीडिया इंस्टीट्यूट के जो आप यहाँ से आपने शिक्षा जो ली, उस शिक्षा को आप अपनी ज़िंदगी में और अपने प्रोफेशन में कैसे उतारेंगे, इस पर ये, और ये आज की परिस्थिति में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन बातों का ध्यान रखें। तो एक आप सब जर्नलिस्ट बनने वाले हैं, यहाँ से बाहर निकल के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में जाने वाले हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे उसमें आप यहाँ की इस शिक्षा को ज़रूर याद रखिएगा। इसीलिए इसे शपथ की तरह से दिलाया जा रहा है। आप मेरे हर लाइन के बाद इसे रिपीट करेंगे। इस अवसर पर हम सभी को जो डिग्री मिल रही है उसके साथ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम निष्पक्ष और निर्भीक रहें, सच की राह पर चलकर इस डिग्री का मान और सम्मान रखें। हमसे ये भी आशा है
कि डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ होने का मतलब समझें और हिंदुस्तान की जनता का हमेशा भरोसा बरकरार रखें। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षा श्रीमती अनुराधा और इस दीक्षांत समारोह में जिन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं, उपाधियां मिली हैं, ऐसे सभी सफल छात्र और छात्राएं, संस्थान के सभी अध्यापक वर्ग और इस संस्था में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस दीक्षांत समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया है। वैसे पुरानी कहावत यह है कि दीक्षांत समारोह का सबसे बोरिंग कार्यक्रम दीक्षांत भाषण होता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रमाण पत्र, उपाधि, मेडल्स, उसके बाद फिर रुचि लगभग नगण्य हो जाती है। लेकिन यहाँ चारों तरफ से बंद है मामला, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए कुछ बोझिल भाषण या वक्तव्य, अगर आप सही कहें मीडिया की भाषा में, तो झेलना पड़ेगा। आप एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनुराधा ने आज आपको उस क्षेत्र की जिम्मेदारियों से भी अवगत कराया है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि आज जिस रफ्तार से मीडिया का प्रभाव और उसकी भूमिका बढ़ रही है, उसमें उसे बहुत नाप तोल कर, सोच समझ कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस मीडिया का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मीडिया का एक काम है लोक मत का सत्कार। जो पब्लिक ओपिनियन है उसको आप दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं ना, वॉइस ऑफ पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, वॉक्स पॉपुलाए एक्स वॉक्स डाई। नक्काराए खुदा होती है, भगवान की वाणी होती है। तो इसलिए इसको पहली बात ये समझना चाहिए कि लोक मत का जो लोक वाणी आ रही है, जो लोगों की ओपिनियन आ रही है, आप उसका सत्कार करें, समझें, देखें क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। और दूसरा उसमें यह है कि जो लोकहित है, जिसमें जो पब्लिक वेलफेयर है, उसको स्वीकार करें कि इस चीज़ से देश का भला होगा, मानवता का भला होगा, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो पहली बात लोक मत का सत्कार, दूसरा लोकहित को स्वीकार, और तीसरी एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी तरफ आजकल ध्यान बहुत कम है, वो है लोक मत का परिष्कार, टू रिफॉर्म द पब्लिक ओपिनियन। वो अगर गलत तरफ जा रही है तो उसको सुधारना कि नहीं ये ठीक नहीं है। इसीलिए आप वो डिबेट्स करते हैं कि ये व्यू ठीक है या वो व्यू ठीक है। ये जितनी धारदार होंगी, जितनी जनता की सोच की प्रणाली को जितना सुधारेंगी, उतना ही आप लोकहित के लिए
जनता को प्रेरित भी करेंगे, क्योंकि उसमें से ये बात निकलती है कि भला क्या है, बुरा क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए ख़राब क्या है, इससे मानवता का क्या नुकसान हो रहा है, मानवता का क्या लाभ हो रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त माध्यम है आज के समय में जनतंत्र को और समाजतंत्र को मजबूत करने के लिए। एक पक्ष है कि आप समाचार देते हैं, दीजिए, वो भी आपका धर्म है, लोगों को बताना क्या हो रहा है, ये बताना, मगर क्या हो रहा है वो ऐसा न बताएं कि उस क्या होने से लोकमत का परिष्कार न हो। अगर वो आप जो बता रहे हैं वो जनता की विचारधारा को सुधारता नहीं है तो उस बताने का ज़्यादा लाभ नहीं होता। अभी हम बैठे वहाँ चर्चा कर रहे थे कि जब 9/11 हुआ अमेरिका में, तो एक ही दृश्य आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ आए, बिल्डिंग से टकराए, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, मगर ये आपको किसी ने नहीं दिखाया कि कितने मुर्दे निकाले गए, उसमें से एक दिखाया गया था बस टोकन के तौर पर। बाकी सैकड़ों हैं कि हज़ारों हैं कि कितने हैं, क्या है, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उससे लोकमत का परिष्कार नहीं होता, लोक में उग्रता आती, लोक में बदले की भावना आती। ये जानते हैं वो इस बात। जितना दिखाना था उतना ज़रूर दिखाइए, सूचना मिलनी चाहिए, वो आतंकवादियों का काम है, ये बताया जाना चाहिए, मगर इस तरह से नहीं कि उसकी प्रतिक्रिया देश में या समाज में ऐसी हो जाए कि जो उससे भी अधिक भयानक घटना के लिए लोगों को प्रेरित करे। यही वो जिम्मेदारी है जिसकी आज इन्होंने आपको शपथ दिलाई है या जिसके लिए आपको सावधान किया है। ज़रूर दिखाइए, गलतियां ज़रूर दिखाइए, मगर लोकमत का परिष्कार करने के लिए दिखाइए, उसको सुधार करने के लिए दिखाइए कि देखो इसमें सुधरने की ज़रूरत है। अब कभी कभी मैं, ज़्यादातर तो मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी टीवी चैनल देख लेता हूँ तो खबर आ रही है, सुदेश, काल्पनिक नाम है, किसी का नाम हो तो मत समझिएगा, तुम वहाँ खड़े हो, जी हाँ खड़ा हूँ, तो क्या देखा कि एक आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, मर गया है कि ज़िंदा है। अब ये आप एंकर सवाल पूछ रहे हैं तो कहता है कि अभी पता नहीं, जाओ देखो देखो मर गया है कि ज़िंदा है। अब ये सवाल जो है ये कहाँ तक लोकहित के लिए है, लोकमत के लिए? सड़क पर पड़ा है, क्या हो गया, बजाय उसके मदद के लिए कुछ लोग आएँ या ना आएँ उसकी चिंता न करके आप फिर कभी कभी ये पूछा जाता है खून गिरा हुआ है कि नहीं। मैं समझता हूँ ये मीडिया का, समाज संवाददाताओं का, आपके मीडिया पर्सन्स का, और उनसे जो खबरें लेते हैं, जो उनके बॉसेस हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या करवा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो समाचार दें वो सही हो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक है, लेकिन वो 3 बातें, लोकमत का सत्कार, लोक विरुद्ध का तिरस्कार और लोकमत का परिष्कार। कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, बहुत संवेदनशील बातें होती हैं, लेकिन हम उसे ऐसे दिखा देते हैं कि जैसे खट से 10 जगह अगर और आग लग जाए तो फिर और टीआरपी अपनी बढ़ेगी। तो ये मत करिए। आप जितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे उतना ही अपना भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, देश का भला करेंगे। हमारे देश में, इतना बड़ा देश है, इतनी घटनाएं होती हैं और होती रहेंगी क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारा समाज बड़ा जागरूक समाज है। गांव में भी घटनाएं होंगी, शहर में भी होंगी, कार्यालयों में भी होंगी, तो इसलिए आपको घटनाओं की और सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। और भारतवासियों का जैसा मिजाज है, अगर घटना न भी होती होगी तो कुछ न कुछ बात ऐसी हो जाएगी कि घटना हो जाएगी। ये हमारा डीएनए है, इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत। ज़रूर दिखाइए समाज में क्या हो रहा है, समाज की विकृति है उसे ज़रूर दिखाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि समाज की गंदगी को आप छिपाएं, नहीं, वो तो बताना है, क्योंकि आपको लोकमत का परिष्कार करना है, पब्लिक ओपिनियन को सुधारना है कि देखो ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको करना हानिकारक होगा।
तो एक जिम्मेदारी की बात ये है। दूसरी बात क्या है कि आप एक व्यवसाय में जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं काम करेगा। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी संस्था है, इसमें लोग काम करेंगे। अनेक संस्थाएं हैं, वहाँ आप काम करेंगे। काम करते समय आपके सामने एक द्वैत आ सकता है, एक विरोधाभास आ सकता है। वो बहुत ही संवेदनशील मामला होता है, जबकि आपके अधिकारी आपको किसी खबर को लाने के लिए या किसी खबर को छिपाने के लिए कहेंगे। स्टिंग करो। अब आप करें या न करें तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर स्टिंग कराया जाए या न कराया जाए ये भी सोचने की बात है। हर बात का स्टिंग, और फिर उस स्टिंग को आप छिपाएं, और स्टिंग छिपाने के लिए कुछ उसका पारिश्रमिक भी लें। ये हमारे इस व्यवसाय का इथिक नहीं है। सही बात सही ढंग से सही समय पर ज़रूर जाए, लेकिन इस माध्यम का आप उपयोग या दुरुपयोग इस रीति से न करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी घटनाएं आई हैं कि जिसमें राजनीतिक उद्देश्यों से भी और आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित होकर खबरें बनाई गई हैं, सीडीज बनाई गई हैं और आप लोगों के माध्यम से बनाई गई हैं। पार्लियामेंट में भी ये केस हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में सभी को सतर्कता रखने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई किसी के साथ बात नहीं करेगा। आज स्थिति यह है, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कई बार जब मेरे पास मीडिया के लोग आते हैं तो मुझे अपने सिक्योरिटी वालों से कहना पड़ता है कि इनका कैमरा मोबाइल बाहर रखें। ऐसी स्थिति आप मत आने दीजिए। आप निर्भीक रहें, सच्चे रहें, प्रामाणिक रहें, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी एक मर्यादा बनी रहे, आपकी इज्जत बनी रहे। इट शुड बी ए प्रोफेशन विद ग्रेट डिग्निटी। क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैं बताता हूँ कि एक जो आदिम पत्रकार था, उसका नाम था नारद। उसको बड़ी ज़बरदस्त सुविधा थी जो आज के भी किसी पत्रकार को नहीं है। वो किसी भी देवी देवता के बेडरूम में घुस जाता था, घुस सकता था और ख़बरें भी ले जाता। बहुत दिनों तक अखबारों में कॉलम निकलता था, नारद जी खबर लाए हैं। खबर भी लाता था, खबरें देता भी था और लोगों को भिड़ाता भी था। ये सब काम करता था। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसने न किया हो, मगर उसके पीछे उद्देश्य उसका न व्यक्तिगत लाभ था, न किसी को नुकसान पहुंचाना था, बल्कि समाज में ठीक ठीक मर्यादाएं कायम रहें, नियम और व्यवस्थाएं ठीक से चलें, इसकी तरफ वो काम करते हैं। स्वयं उसमें फंस गया था वो एक बार जहां मर्यादा का भंग उसने किया तो आपको मालूम होना चाहिए उसका स्वरूप बंदर का बन गया था। जिन्होंने उसकी कहानी पढ़ी हो, कथा पढ़ी हो, उन्हें मालूम हो। इसलिए ये आप सब करिए। आपको ये सुविधा मिले देश में कि आप निसंकोच भाव से सब जगह जा सकें। ये तभी संभव होगा जब आपके बारे में ये विश्वास होगा कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या स्वार्थ साधन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के हित में काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा कठिन काम है आजकल, क्योंकि हवा दूसरे किस्म की है, मगर उस हवा को बदलने के लिए अगर सबसे सशक्त माध्यम कोई है तो संचार माध्यम है, मीडिया है। आप बना सकते हैं, आप बिगाड़ सकते हैं। ऐसा हमने देखा है। एक आंदोलन शुरू हो गया, मीडिया में उसने उस आंदोलन को आसमान तक पहुंचा दिया। फिर ज़रा सी आंदोलन में कमी आई, आपने उसे धराशायी कर दिया। अभी पिछले 2 सालों में ये घटनाएं हुई। तो आपके पास बड़ी ताकत है, मगर उस ताकत का उपयोग आप किस दृष्टि से करेंगे ये आपको विचार करना होगा, विवेक करना होगा। एक और संकट है जो टेक्नोलॉजी का आ रहा है। एक तो हर रोज़ बदल रही है, तो आपको भी बार बार चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। मैं नहीं जानता कि आज जिन लोगों को
प्रमाण पत्र दिए गए हैं, वो उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण पाया है 6 महीने बाद वो उनके लिए उतनी ही कारगर होगी या उन्हें कोई दूसरी और बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए फिर से आपके पास आना होगा रिफ्रेशर कोर्स के लिए। यह तो होना ही चाहिए, आना होगा। तो ये समझिए कि टेक्नोलॉजी की दौड़ रेस बहुत तेज़ है और ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसमें जहाँ बहुत सुविधाएं हैं वहाँ इसके बहुत ख़तरे भी हैं। अब एक स्थिति ऐसी आ रही है कि जिसमें आपके से तेज़ आपका इंस्ट्रूमेंट दौड़ेगा, जिसमें आपके दिमाग से तेज़ आपके इंस्ट्रूमेंट का दिमाग करेगा। अब वो भी स्थिति आ रही है कि जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट आपसे तेज़ सोचेगा, उसका सोच करने का जो यंत्र है वो मानव के मस्तिष्क से कई बाइट्स ज़्यादा होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे विश्व के आजकल कुछ प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हॉकिंग्स जैसे, उन्होंने कहा भाई रुको, इससे ज़्यादा मत जाओ, बहुत हो गया, थोड़ा पीछे हट। क्योंकि अब स्थिति इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में यहाँ तक जा रही है कि वो आपका क्लोन बना दे, और यदि आपके क्लोन बन गए और वो स्वीकार्य हो गए तो फिर कितने आदमियों की ज़रूरत है, उतने क्लोन बना लिए गए, बाकी की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये ख़तरा आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को आप इस सीमा तक न ले जाएं कि मानव जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए संकट आ जाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस विधा में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा अभी एक और कदम, अभी एक और कदम, कभी एक और कदम, तो वो कहाँ ले जाएगा। वो एक वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में मैंने एक उसका एक प्रतीक सुनाया था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक कोई व्यक्ति था, उसको किसी ने बताया कि भाई तेरी सब समस्याओं का निदान टेक्नोलॉजी कर दी। अरे ये क्या होती है? उसने कहा भाई ये यंत्र होते हैं, ऐसा होता है, कोई करिश्मा करने की ताकत आ जाती है टेक्नोलॉजी से। तो उसने बहुत प्रार्थना की भगवान से, चर्च में जाता रहा, रोज़ कहता रहा, ओ लॉर्ड मुझे टेक्नोलॉजी दो, मुझे टेक्नोलॉजी दो। और एक दिन लॉर्ड प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अच्छा क्या चाहिए तुझे? उसने कहा टेक्नोलॉजी चाहिए। बोले क्यों? मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका मुझे निदान करना है, वांट टू गेट रिड ऑफ देम। तो उन्होंने उसको एक गधा दे दिया और कहा कि इस पर चढ़ोगे, जहाँ जाना चाहोगे वहाँ ले जाएगा आपको। तो उसने कहा कैसे ले जाएगा? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें 2 मंत्र बताता हूँ, उसका अच्छी तरह से अभ्यास कर लो तो उससे सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। उसने कहा क्या है? उसने कहा जब आप कहोगे ओ माय गॉड तो ये चल पड़ेगा, ओ माय गॉड कहोगे चल पड़ेगा, और जब कहोगे डैम इट ये रुक जाएगा। तो इसको ठीक से अच्छी तरह से समझ लो और इस्तेमाल करना। अभी बड़े प्रसन्न हुए, गधे पे सवार हो गए टेक्नोलॉजी पर और कहा ओ माय गॉड, चल पड़ा, ओ माय गॉड, फिर और तेज़ चला, ओ माय गॉड और तेज़ चला, ओ माय गॉड और तेज़ चला। अब आगे चलते गए तो देखा ये ढलान पर जा रहा है और वो ढलान आगे समुद्र पर ले जाएगा। अब बड़ी चिंता में, लेकिन ऐसे में तो आदमी हमेशा गॉड को याद करता है ना, तो और ज़ोर से कह रहे हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तेज़ी से चलता जा रहा है। ठीक जैसे ही वो ढलान की कगार पर पहुँचे तो याद आ गया, बोले डैम इट। वो रुक गया, मगर फिर एकदम उन्होंने बहुत ही सांस ली, राहत की और कहा ओ माय गॉड। तो दिस टेक्नोलॉजी का जो डैमिट है ना, वो भी ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी की रेस में। टेक्नोलॉजी एक सीमा तक जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारा मालिक न बन जाए, टेक्नोलॉजी हमारी असिस्टेंस रहे, हमारा एड रहे, लेकिन हमारा बॉस न बने। इत्तेफाक से अब जो कुछ हो रहा है
उसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारी बॉस बनती जा रही है और हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं। इससे ख़तरे की ज़रूरत, और ये आप ही बचाएंगे, आप बताएंगे दुनिया में लोगों को कि देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या ख़तरे हैं टेक्नोलॉजी की सीमाएं क्या हैं, कहाँ तक जाना है। अब बड़े सवाल यही आएंगे दुनिया के सामने, मानवता के अस्तित्व के सवाल आएंगे, कैसे इस सारी दुनिया को हम ठीक बनाएं उसके सवाल आएंगे। ये सवाल आएंगे कि 10% 20% लोग सारी दुनिया के 80% उपभोग का केंद्र बने हुए हैं और 80% लोग 20% के ऊपर निर्भर करते हैं। ये एक बिगड़ी हुई दुनिया है। दिस इज़ वर्ल्ड आउट ऑफ बैलेंस। इस आउट ऑफ बैलेंस को बैलेंस में लाने का काम, ये अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, इसका मतलब नहीं हमारे ऊपर नहीं है, हम पर भी है, लेकिन हमसे ज़्यादा आप पर है कि अगर हम ये बता रहे हैं कि इस रास्ते से ये 80% वाले जो हैं ये बेचारे गरीब बने रहेंगे, ये मोहताज बने रहेंगे, अगर हम ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं तो उसको ठीक करना भी आपका काम है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये आप इसलिए ये कभी कभी कहते हैं कि ये 4th लेग ऑफ डेमोक्रेसी है। इसको आप अगर ये समझें तो हमारे यहाँ धर्म के भी 4 कदम बताए गए हैं। धर्म 4 पाँवों पर खड़ा है, तो उन 4 पाँवों में कोई एक पाँव तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो उतना ही बचा रहे तो वो धर्म का जो जानवर है वो टिका रहे। तो ऐसे ही अगर ये जो 4 खंबे हैं, इनमें से एक खंबा ऐसा है कि जिस पे अगर टिका रहेगा मामला, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पावर, एम्पावरमेंट, तो वो आपके माध्यम से होता है। उसमें आपका योगदान सबसे अधिक होना चाहिए और मुझे भरोसा है कि आप आगे आने वाली दुनिया को देखते हुए इस तरफ गंभीरता से सोचेंगे। और आखिर में एक सलाह दूंगा जो शायद आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, कि पत्रकारिता के युग में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि जो पत्रकार बंधु मुझे मिलते हैं और वो सवाल पूछते हैं, तो मुझे कभी कभी तो ये शक होता है कि इन्होंने मुझे क्या समझा है, फिर ये शक होता है कि इन्होंने अपने को क्या समझा है। सवाल ज़रूर पूछिए, रिसर्च कीजिए, पढ़िए, टेढ़े सवाल पूछिए, कड़े सवाल पूछिए, मगर दमदार सवाल पूछिए, बेदम सवाल न पूछिए। खूब पढ़िए, बिना पढ़े पूछिएगा तो बहुत जल्दी आउट हो जाइए। और अगर सेंचुरी बनानी है और नॉट आउट होना है तो पढ़िए। जो पत्रकार पढ़ेंगे, रिसर्च करके जाएंगे, केवल यही नहीं कि जो यहाँ की आपको बीट मिली है, जनरल पढ़िए, दुनिया में क्या हो रहा है उसको रिलेट कीजिए, उसको देख के सवाल कीजिए। आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। और अगर खाली कोई न्यूज़ बुलेटिन सुन के सवाल पूछ लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आगे बढ़िए, पत्रकारिता को ऊंचाइयों तक ले जाइए, मीडिया की ताकत को सही दृष्टि से प्रयोग में लाइए और लोकहित, लोकमत, इसका हमेशा ध्यान रखिए और लोक विरुद्ध के खिलाफ डट के खड़े रहिए। लोक विरुद्ध का तिरस्कार, लोकमत का सत्कार, लोकहित का सत्कार और लोकमत का परिष्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है कि जो पत्रकारिता की नई पौध यहाँ पर है उसे आपके संबोधन से बहुत प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में कैसे पत्रकारिता धर्म का निर्वाह करें इसके लिए एक दिशा लेकर यहाँ से वो जाएंगे। एक गुजारिश है सर आपसे, मैं अनुमति चाहूँगा। दरअसल जब यहाँ पर छात्र छात्राओं को ये पता चला कि आप आने वाले हैं तो आपसे वो मुखातिब होना चाहते थे, कुछ छात्र हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते थे। अगर आप अनुमति दें तो मैं। जी, मेरा एक बड़ा पुराना और कठोर नियम है कि जब मैं शिक्षा संस्थाओं में जाता हूं तो मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं। इसलिए आप उसको छोड़ के बाकी चाहे जितने प्रश्न पूछ लीजिए, और अगर बाकी प्रश्न पूछने हो तो मेरे घर तशरीफ ले आइए। नहीं, मुझे लगता है कि उसको शिक्षा से संबंधित 1-2 सवाल हैं। हाँ, जी, से आजकल आप करंट पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, पार्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, वो आप सिद्धांतों की बात करेंगे तो बात होगी।
आप नीतियों की बात करेंगे तो बात होगी, पर वो किसी पार्टी विशेष से संबंधित करके आप बात करेंगे तो मैं नहीं करता हूँ, आज तक कभी नहीं की। ठीक है जी सर। जितने साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड सवाल हो तो किसी पर करें जी, इकोनॉमिक्स पे करें, हिस्ट्री पे करें, एजुकेशन पे करें, एग्रीकल्चर पे करें, रोड ट्रांसपोर्ट पे करें, साइंस पे करें, न्यूक्लियर बॉम्ब पे करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 आभार करना चाहूँगा सर कि आपने जोर से बोलो, माइक ऊपर खींच। हाँ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने यहाँ के बच्चों को संबोधित किया। सर, मेरा सीधा सवाल यह है आपसे कि आप भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल स्मृति ईरानी जी हैं, तो सर क्या आपके मन में ऐसा कोई मलाल है कि आप कोई योजना, कोई काम नहीं कर पाए हो और अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो, कोई ऐसी योजना? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जो चीज़ें चाहता था वो सब मैं ही कर पाया। जब मैं ही नहीं कर पाया सारी चीज़ों को तो फिर ये कहना कि कोई दूसरा इम्प्लीमेंट करे, ये तो जायज़ बात नहीं है। तो मुझे जो लगता था कि मुझे करना चाहिए वो मैं ही नहीं कर पाया, तो फिर किसी से ये कहना कि साहब आप इसे इम्प्लीमेंट करें, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं हो। एक और सवाल जी। हेलो सर, मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है और मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल ग्रेडिंग सिस्टम पर बहुत बवाल मचा हुआ है, तो आपका क्या सोचना है कि ये सही है कि नहीं? ग्रेडिंग सिस्टम पर ग्रेडिंग सिस्टम एजुकेशन में। हाँ, ग्रेडिंग। देखिए, इसके दोनों पक्ष हैं। बैठ जाए। एक पक्ष तो ये है कि एक एक नंबर के फ़र्क से क्या व्यक्ति की योग्यता में फ़र्क हो जाता है? क्या 70 और 69 में कोई फ़र्क है, या अगर कहें तो 70 और 75 में कोई फ़र्क है? ये एक बुनियादी सवाल है जो अक्सर लोग हमसे पूछते थे जब हम पढ़ाया करते थे कि साहब मैं फर्स्ट क्लास है इसका भी और मेरा भी, अब आप ये कहते हैं 62 नंबर का है और मैं साहब 61 नंबर का हूँ, अब क्या बात हुई है? एग्जामिनर की भी गलती हो सकती है, उसने भी ये कर दिया होगा, क्या बात हो गई मैं नहीं जानता, लेकिन 61-62 के बीच में आप क्यों भेद कर रहे हैं इस तरह का? इस बात में भी वज़न है। तो ये उस समय विचार हुआ कि भाई ये वाकई एक रेंज का फ़र्क तो समझ में आता है, 60 और 65 का फ़र्क तो समझ में आता है, 40 और 50 का फ़र्क तो समझ में आता है, लेकिन 40 और 41 का फ़र्क समझ में नहीं आता। तो उसके हिसाब से ये हुआ कि आप एक ग्रेडेशन दें। आप ए ग्रेड हैं माने यहाँ से वहाँ तक हैं, उसमें आप नीचे पर हैं कि ऊपर पर हैं ये सवाल नहीं है। ए इज़ ए, आप आगे बढ़े तो ए प्लस हो गया और आगे बढ़े तो ए प्लस प्लस हो गया। तो ये एक रेंज देता है। उसमें फिर ये कंपल्शन नहीं है कि ए प्लस प्लस वाला, एक ए प्लस प्लस वाला दूसरे ए प्लस प्लस वाले से अच्छा है या बराबर, दोनों ऑलमोस्ट ऑफ द सेम कैलिबर है। तो इस निगाह से तो ये अच्छा है। लेकिन जहाँ ये कहा जाए कि भाई सीट्स बहुत कम हैं और लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो ग्रेड का फ़र्क है ये तो हमें ए प्लस वाले 4 आ गए और सीट एक ही है तो किसको दें? उस केस में ये कहा जाता है कि भाई कोई और पैमाना भी रखिए साथ में कि जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो ये प्रॉब्लम जो है सीटों की कमी की, अच्छे विश्वविद्यालयों की कमी की, अच्छे संस्थाओं की कमी की वजह से है, और माफ़ करें बहुत बड़ी तादाद में छात्रों की परीक्षा के बारे में जो नफ़रत है उसके बारे में। परीक्षा क्या होती है? बहुत से अब एक सुझाव ये भी है कि परीक्षा क्या होती है। एक केवल इतना मिल जाए कि हमारे यहाँ आता था, पढ़ता था, इतने दिन पढ़ा है इस क्लास में, काफ़ी है। एक सुझाव ये भी आया था हमारे पास जब हम मंत्री थे कि आप इस चक्कर में क्यों पढ़ें, आप कहिए कि लड़का आया था, इस दिन दाखिल हुआ, 1 साल में इतने दिन हमारे यहाँ इसने ये कोर्स पढ़े, बाकी अब आप जानो। तो फिर हमें दूसरा इम्तहान लेना पड़ेगा उसका, उसमें ये समस्या है। तो कहीं ना कहीं वो छुटकारा होता नहीं जब तक आपके यहाँ शिक्षा संस्थाओं में जगह कम होंगी, अच्छी शिक्षाएं कम होंगी
और नौकरियां या जॉब्स वो कम होंगी और लेने वाले ज़्यादा होंगे, ये समस्या बनी रहेगी। जिन देशों में जनसंख्या कम है, संस्थाएं अच्छी हैं, वहाँ ये सवाल उठता ही नहीं है कि आपको ग्रेड मिला कि नहीं मिला। वो कहते हैं कितने सेमेस्टर में अटेंड किया है। तो वो ये भी नहीं पूछते क्या है, कितने सेमेस्टर अटेंड किए, इस सेमेस्टर क्लास में आया, पढ़ लिया, ठीक है, सर्टिफिकेट मिला कि क्लियर दिस सेमेस्टर, ख़त्म। तो वहाँ बहुत सुविधा है लोगों को, कोई न ग्रेड का सवाल है न नंबरों का सवाल है। तो ये हमारे देश की एक विचित्र स्थिति है जिसमें ये प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम ये है कि नीचे से शिक्षा का स्तर बहुत घटता जा रहा है, पढ़ाई होती नहीं है, इम्तहान का फसाड है, अधिकांश जगह इम्तहान होता नहीं है, जो होता है वो नकल से होता है, जो नकल से बच जाए वो फिर पैसे के ज़ोर से होता है। मैं ऐसी संस्था को जानता हूँ, बड़ी संस्था, यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, उसके यहाँ एक छात्र का नतीजा आया और उन्होंने कहा कि साहब ये मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि साहब मैंने बहुत अच्छा किया था। तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम कौन सा ग्रेड चाहते हो? बता क्या मतलब, मेरी कॉपी जांचवा दीजिए, आंसर बुक जंचवा दीजिए। बोले ये कुछ नहीं, देखो अगर इतना चाहते हो तो इतना जमा कर जाओ, इतना चाहते हो तो इतना जमा कर जाओ। अब बताइए इसका क्या करें, इस प्रमाण पत्र का क्या करें? 10 लाख रुपए दोगे तो ये मिल जाएगा, 15 लाख रुपए दोगे तो ये मिल जाएगा। एवरीथिंग इज ऑन सेल, ये भी हो गया है। हर तरह के एक्सपीरियंसेस हैं इस देश में। एडमिशन के लिए आप जो पहले मैनेजमेंट कोटा है उसमें लाखों 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। तो इस सब परिस्थिति में ग्रेड तो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, उसका कोई रहस्य, उसका कोई मतलब है नहीं। किसी तरह से आप कहीं किसी छलनी में से निकल जाएं, बस ये है मतलब। बहुत ख़राब हालत है। संदीप। डॉक्टर साहब, आपने गुरु मंत्र दिया, यहाँ पर लोकहित की आपने बात की। मैं सिर्फ 2 बड़े पॉइंटेड एरियाज़ में आपकी तवज्जो चाहूँगा। हमारी आर्थिक नीति हो या शिक्षा नीति, आप दोनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लोकहित सर्वोपरि है क्या हमारी तमाम सरकारों का? मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्थिक नीति में ग्रामीण भारत, ग्रामीण अंचल या किसान, उनकी पूछ भी होती है क्या? बिलो द पॉवर्टी लाइन वालों का तो कोई प्रेशर ग्रुप या कुछ है नहीं, उनके बारे में क्या हम सोचते भी हैं? और आपने कहा कि भाई शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी वगैरह वगैरह वगैरह, क्या ये कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की आपको ज़रूरत है कि अगर देश की नींव आपको मजबूत करनी है तो पहले शिक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा? 67 साल हो गए, ये क्यों नहीं होता? क्योंकि आप पॉलिसी मेकर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं चाहूँगा कि इस पर तो गंभीर चर्चा देश में होनी चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है, विश्व को, दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया क्या है। और ये अगर नज़रिया इस पर रहा कि हमें एक आंकड़ा ग्रोथ का देखना है, और ये ग्रोथ जो है ये सब चीज़ों की दवाई है। अगर ये ग्रोथ हो रही है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। ये सब रोगों का एकमात्र निदान है, एक नज़रिया ये है। इसमें से बहुत सी चीज़ें निकली हैं। दुनिया का जो आज का परिप्रेक्ष्य है, परिदृश्य है, उस पे सन 2003 में एक शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में मैंने ये बात उठाई थी। तो और ये कहा कि ये जो बहुत बड़ी मात्रा में विषमता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इसमें आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक गरीब देश का छात्र वैसी ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है या कम्पीट कर सकता है जैसा कि एक बड़े धनी देश का छात्र। तो जब तक आप इसको समान अवसर वहाँ नहीं देंगे नीचे, तो कैसे कम्पीट करें? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि देखिए मैं तो आपसे सहमत हूँ, और उन्होंने अपनी एक स्पीच जो 10-15 दिन पहले कहीं दे के आए थे वो मुझे दिखा दी। उसमें उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज़ आउट ऑफ बैलेंस,
एंड वी हैव टू ब्रिंग द बैलेंस बैक। और वही बात कही उन्होंने जो मैं भी 80 और 20 की कह रहा था कि 20% ऑफ द पीपल आर कंज्यूमिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड 80% सब्सटेंस ऑन 20%। मैंने कहा इसको आप कैसे ठीक है। और बड़ा उन्होंने आगे कि हाँ बहुत गरीबी है, ये है वो है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर आप दुनिया को, इंसानी रिश्तों को किस नज़र से देखते हैं, आपका फ्रेम, फिलोसफिकल फ्रेम क्या है, बुनियादी गलती वहाँ है। अगर आप ये मानते हैं कि आप अलग हैं और मैं अलग हूँ, तब तो झगड़ा है। आपको हो सकता है मेरी टोपी पसंद आए और हो सकता है मुझे आपकी जैकेट पसंद आए, फिर हम झगड़ा करेंगे, ये मेरे पास होनी चाहिए, आप कहेंगे मेरे पास होनी। दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। वेस्टर्न इकोनॉमिक थॉट ने, पॉलिटिकल थॉट ने यही बात पैदा कर दी है कि आप और हम अलग अलग हैं, ये सब जितने हैं हम सब अलग अलग हैं। इसलिए एक शिक्षा अलग होगी, दूसरे की शिक्षा अलग होगी, उनको कोई दिक्कत नहीं। एक हिंदुस्तान गरीब रहेगा, एक जर्मनी अमीर रहेगा, दे एग्री, यस बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है, वो हैं आप। बुनियादी नज़र की बात यह है, क्या कोई वर्ल्ड व्यू मानव मात्र को समान देखने के लिए प्रेरित कर सकता है और वो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है? असली झगड़ा हुआ है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तब वो मौका था जब हम ये कह सकते थे कि देखो तुम्हारे रास्ते गलत हैं। गांधी जी ने कहा था, अंग्रेज़ों ने कहा कि अच्छा अब तो आप आज़ाद हो गए, देखो हम डेवलपमेंट का रास्ता यहाँ रख गए, आप ये रास्ता अब आपके लिए सरल होगा। गांधी जी ने जो जवाब दिया था वो वर्ल्ड बैंक ने कोट किया है। गांधी जी ने कहा कि महाशय अंग्रेज़ों, आप आधे प्लेनेट को लूट के इतने डेवलपमेंट पर पहुँचे हैं, हिंदुस्तान को डेवलप करने के लिए मुझे कितने प्लेनेट लूटने पड़ेंगे ये बताइए। तो आप बुनियादी बात पे यहाँ आइए कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए या सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए। ये जो बहस है, जब तक आप बुनियादी तौर पर हल नहीं करेंगे तब तक। अब अगर दिमाग में बात यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द ओनली डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल हैज़ नो प्लेस इन इट, अगर ये है कि कुछ लोग ही केवल टेक्निकली एडवांस होंगे और बाकी खुरपा और कुल्हाड़ी लिए रहेंगे, फिर तो जो बात आपने कही वो बनी रहेगी। बुनियादी बात वहाँ है। उस वक्त हमको मौका था कि हम इस डेवलपमेंटल मॉडल को दुनिया के सामने रखते, और आज दुनिया उसी तरफ आ रही है। दे हैव टू कम इन। हमारे एक मित्र थे, वो प्रोफेसर हेजनबर्ग, नोबेल लॉरिएट, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, उनके शिष्य थे। जब वो चलने लगा जगदीश वहाँ से, तो हेजनबर्ग से उसने कहा सर अब मैं जा रहा हूँ, हिंदुस्तान जा रहा हूँ, कोई संदेश मेरे लिए। और कहा जगदीश तुम्हें क्या संदेश दें, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग इस भवसागर में एक ऐसे जहाज़ पर बैठे हुए हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, विच इज़ फुल ऑफ ऑल कंफर्ट्स, ऑल टेक्नोलॉजी, बट इट लैक्स वन थिंग, दैट इज़ द कंपास। इसलिए इस जहाज़ को ये पता नहीं किधर जाना है। दैट कंपास इज़ विद इंडिया। मेरा संदेश यही है कि वो कंपास इस जहाज़ में लगाओ। तो ये जो कंपास है ना कि हम और आप एक हैं या अलग हैं। भारत ने हमेशा ये कहा कि हम सब एक हैं, और इसलिए हिंदुस्तान में जो मॉडल्स चल रहे थे बिफोर दिस एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फॉरेनर्स, वो बिल्कुल दूसरे रास्ते पर थे। यहाँ राष्ट्र की समृद्धि थी, आदमी सामान्य था। अब आज आदमी की समृद्धि है और राष्ट्र सामान्य, उसको बदलने की ज़रूरत है। जी 27 मंजिले मकान में 2 आदमी रहें और 2 कमरों में 27 आदमी रहें, इसको उलट दीजिए, ठीक हो जाए। थैंक यू सर। आखिरी सवाल, बिल्कुल छोटे में आखिरी सवाल। सर मेरा नाम अर्पित मिश्रा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न देश से जुड़ा हुआ है, और मेरी नज़र में आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। प्रश्न सर मेरा ये है, आपके आने से पहले बाबा रामदेव जी आए थे। उन्होंने
काले धन पे अपने विचार रखे और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मोदी सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है काला धन और भ्रष्टाचार के मामले में, वो उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मुझे आपसे जानना है सर कि आपका क्या मानना है कि जो इस पर कदम उठाए जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, किसी भी कदम में संतोष या असंतोष ये बड़ी सापेक्ष चीज़ है, रिलेटिव चीज़ है। इसलिए हो सकता है कुछ को संतोष हो, कुछ को बहुत ज़्यादा संतोष हो और कुछ को असंतोष हो। तो ये आप कैसे किस नज़रिए से देखते हैं उस पर निर्भर करता है। आपकी कितनी आशाएं रही हैं उस पर निर्भर करता है। अगर मुझे सिर्फ 2 रोटी खाने की आशा थी और वो मिल गई तो बहुत है, और 10 रोटी खाने की आशा थी और 8 मिली तो भी मैं संतुष्ट हूँ। तो ये है बिल्कुल रिलेटिव चीज़ है। इसके बारे में तो आपको बाबा रामदेव ही बता सकते हैं कि वो क्यों इतने असंतुष्ट थे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि सरकारें कदम उठाती हैं, उसको काम करने दीजिए, और एक सीमा होती है समय की, उसके अनुसार फल मिलता है या नहीं मिलता है, इसको जांचने का मौका हमारे देश में 5 साल में आता है। किसी चीज़ को कि अब आप हाई स्कूल का इम्तहान पास करेंगे तो दर्जे 5 में तो कुछ पता नहीं चलेगा उसको, तो होने दीजिए, पता लग जाएगा आपको कि जो सरकार ने काम किए हैं या करने जा रही है उसके परिणाम क्या होते हैं। हम कोशिश में हैं कि आप संतुष्ट हों, देश संतुष्ट हो, और काला धन वाले असंतुष्ट नहीं, दुखी हो, यही कह सकते हैं। परंतु कोशिश यही है। अब वैसे साधुओं की बात तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो महान लोग होते हैं, त्यागी विरागी होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि मुझसे आप बड़ा देशभक्त नहीं समझते हैं, ये गलती मत करिएगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब तक जिंदा है वो गलती करने के लिए स्वतंत्र है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो देशभक्त है या नहीं है, या रहा है या नहीं रहा है, जब तक वो जिंदा है तब तक आंकते रहिए, ये बताते रहिए कि देखो चलो ठीक से चलो, मगर ये कभी मत कहो कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। बल्कि कोई कहे कि ना बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा न कोई। तो हम उस रास्ते पर हैं कि भी हम अपने आप को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करते रहें। और आप लोग, जैसे मैंने कहा ना कि लोकमत का परिष्कार करते रहें और हम लोगों का भी परिष्कार करते रहें। तो आप ये बताते रहिए कि फ़लाना बड़ा देशभक्त था, भगत सिंह बड़ा देशभक्त था, सुभाष बड़ा देशभक्त था, फ़लाना बड़ा देशभक्त था। मगर कोई ज़िंदा आदमी बहुत बड़ा देशभक्त है, माफ़ कीजिए, मत कहना कभी भी। नमस्कार। थैंक यू सर।